हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं सुरेश कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल श्योर फिजिक्स में। जैसा कि आपको पता होगा कि मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की अपनी पूरी यूनिट कंप्लीट अपलोड कर दी है यूट्यूब पे। प्लेलिस्ट आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की पूरी मिल जाएगी विद न्यूमेरिकल्स। और अब हम नई यूनिट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बाद 12th में करंट इलेक्ट्रिसिटी शुरू करेंगे। यदि आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि जो भी वीडियोस में अपलोड करता हूं उसका अपडेट आपको मिलता रहे। चलिए अब हम शुरू करते हैं 12th क्लास में एक नई यूनिट जो है करंट इलेक्ट्रिसिटी। यूनिट नंबर 2 करंट इलेक्ट्रिसिटी। इससे पहले हमने जो पढ़ी थी यूनिट वो थी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मींस स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट। अभी जो हम पढ़ने जा रहे हैं उस यूनिट में आपने देखा होगा पूरी यूनिट में चार्ज वाज एट रेस्ट। हमने उसकी वेरियस प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा था, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, कैपेसिटर, कैपेसिटेंस, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी एक्सेट्रा। लेकिन अब चार्ज मोशन में आ गया है और जब चार्ज मोशन में आ जाता है तो उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोडायनामिक्स। इलेक्ट्रोडायनामिक्स मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज डायनामिक्स, मोशन में। एंड मोशन में जब चार्ज आता है तो वो क्या बनाता है? इलेक्ट्रिक करंट। करंट मींस ए काइंड ऑफ फ्लो। तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज कंस्टिट्यूट इलेक्ट्रिक करंट। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज कंस्टिट्यूट इलेक्ट्रिक करंट। अब पिछले यूनिट के अंदर हम चार्ज के बारे में तो पढ़ ही चुके हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने चार्ज के बारे में पढ़ा था और चार्ज के बारे में आपने इतना भी पढ़ा है कि चार्ज अपने आप में मैटर नहीं होता बल्कि चार्ज किसी मैटर में होता है। चार्ज इज द प्रॉपर्टी और ये किसी मैटर के द्वारा कैरी की जाती है। कोई भी मैटर इसको कैरी करता है। तो मैटर जो चार्ज को कैरी करते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? चार्ज कैरियर्स। जो मैटर चार्ज कैरी करते हैं हम उनको कहते हैं चार्ज कैरियर्स। जैसे इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, अल्फा पार्टिकल्स, आयंस, ये सब क्या है? चार्ज कैरियर है। और चार्ज कैरियर भी दो तरह के होते हैं। आप लोगों को 10th में आपने जैसे पढ़ा होगा कि भाई जो मटेरियल होते हैं उनको दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, मेटल कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स, और एक और होता है सेमीकंडक्टर, जो तब डिटेल में नहीं पढ़ा था, जिसे आप 12th में पढ़ेंगे। तो हम ये जो क्लासिफिकेशन करते हैं मेटल मतलब कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स और सेमीकंडक्टर्स, ये किस बेस पे करते हैं? ये हम क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी मींस देयर प्रॉपर्टी टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। इनमें क्या डिफरेंस होता है? मेटल कंडक्टर्स कैन पास इलेक्ट्रिसिटी, insulators cannot pass electricity, semiconductors can pass electricity to some extent. ओके, तो कंडक्टर्स जो होते हैं, जो मेटल्स होते हैं, कंडक्टर्स होते हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी क्यों कंडक्ट कर पाते हैं? क्योंकि उनमें, अब देखिए समझिए, इलेक्ट्रिसिटी पास मतलब इलेक्ट्रिक करंट पास होता है उसमें से। इलेक्ट्रिक करंट पास मतलब उनमें फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज होता है। और चार्ज अपने आप में कोई मैटर नहीं होता, मतलब चार्ज तो मैटर के ऊपर होता है। तो फ्लो ऑफ चार्ज का मतलब फ्लो ऑफ चार्ज कैरियर्स। भाई चार्ज किस पे होता है? कैरियर्स पे। तो फ्लो ऑफ चार्ज नहीं बोलेंगे, फ्लो ऑफ चार्ज कैरियर्स के कारण इलेक्ट्रिक करंट बनता है। अब फ्लो ऑफ चार्ज कैरियर्स मतलब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या फ्लो ऑफ प्रोटॉन्स या फ्लो ऑफ अल्फा पार्टिकल्स या आयंस, जो भी है। अब कंडक्टर्स के अंदर फ्री चार्ज कैरियर्स होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि फ्लो कर सकते हैं ऑन प्रोवाइडिंग ए पोटेंशियल डिफरेंस। लेकिन इंसुलेटर्स में वो फ्री चार्ज कैरियर्स नहीं होते, तो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर भी देंगे तो उसमें किसी तरह का कोई चार्ज कैरियर फ्री नहीं है, फ्लो नहीं होगा, तो इलेक्ट्रिक करंट उसमें नहीं बनेगा। ओके, तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज कंस्टिट्यूट इलेक्ट्रिक करंट। और इसके लिए जरूरी क्या है कि उसके अंदर फ्री चार्ज कैरियर्स होने चाहिए। मैथमेटिकली हम करंट को डिफाइन करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट को हम मैथमेटिकली जो डिफाइन करते हैं वो कैसे करते हैं? द रेट ऑफ फ्लो ऑफ electric charge, the rate of flow of electric charge
through any cross section of conductor is called इलेक्ट्रिक करंट। मतलब द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन। तो कोई भी जैसे कंडक्टर है, मान लीजिए ये कोई कंडक्टर है और इसमें चार्ज फ्लो कर रहे हैं, ओके। तो मान लीजिए इस कंडक्टर में से टी टाइम में कितना चार्ज फ्लो होता है, क्यू। सपोज टोटल टाइम टी में टोटल चार्ज क्यू फ्लो करता है, तो इलेक्ट्रिक करंट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, मतलब चार्ज अपॉन टाइम। और यू कैन से कि मान लो जैसे कोई क्रॉस सेक्शन लेते हैं, कोई भी एक, मान लो इस क्रॉस सेक्शन में से स्मॉल टाइम dt में स्मॉल चार्ज dq का पास होता है इसमें से। जैसे टाइम t है तो चार्ज हम q ले लेते हैं, बड़ा टाइम है तो बड़ा चार्ज। स्मॉल टाइम लेते हैं dt तो उसमें स्मॉल चार्ज मान लो dq फ्लो होता है, तो करंट को हम dq बाई dt भी लिख सकते हैं, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज भी कर सकते हैं, ओके। तो इलेक्ट्रिक करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। SI unit of electric current is एम्पियर। एम्पियर इसकी SI यूनिट होती है। एंड 1 एम्पियर, क्योंकि देखो करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम, सो चार्ज करंट की यूनिट क्या बता रहे हो आप, SI यूनिट एम्पियर। चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम, पढ़ रखा है सबने। और टाइम की क्या होती है, सेकंड। दिस इंप्लाइज 1 एम्पियर इज 1 कूलम पर सेकंड। 1 एम्पियर इज 1 कूलम per second. So how can we define 1 ampere? 1 ampere is the current flowing through any conductor. Current flowing through any conductor is, so electric current flowing through any conductor is said to be 1 ampere if 1 coulomb charge passes through it in 1 second। यदि 1 सेकंड में उसमें से 1 कूलम चार्ज पास करता है तो हम कहेंगे करंट कितना है, 1 एम्पियर। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब यहां पर हमारे पास चॉइस होती है। देखिए चार्ज कैरियर जो होते हैं, चार्ज दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, ओके। पॉजिटिव और नेगेटिव, तो चार्ज कैरियर भी दो तरह के हो जाएंगे, पॉजिटिव चार्ज कैरियर और नेगेटिव चार्ज कैरियर। लेकिन जब कोई पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया जाता है, अब क्योंकि चार्ज कैरियर भी दो तरह के, पॉजिटिव और नेगेटिव, अब जब आप पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस जैसे मान लो इधर पॉजिटिव टर्मिनल है, इधर नेगेटिव टर्मिनल है। अब मान लो ये कंडक्टर है, इसमें इधर पॉजिटिव टर्मिनल दिया हमने और इधर नेगेटिव, और मान लो इसमें दो चार्ज कैरियर है, पॉजिटिव चार्ज कैरियर भी है और नेगेटिव भी। अब देखिए नेगेटिव चार्ज कैरियर तो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाएंगे, नेगेटिव से रिपेल होंगे और पॉजिटिव की तरफ जाएंगे, और पॉजिटिव चार्ज कैरियर पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाएंगे। तो आप किसके फ्लो की डायरेक्शन को इलेक्ट्रिक करंट मानेंगे, पॉजिटिव चार्ज कैरियर के फ्लो की डायरेक्शन जिधर होगी उसे इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन लेंगे, या नेगेटिव चार्ज कैरियर के फ्लो की डायरेक्शन जिधर होगी उसे लेंगे। अब आपके पास हो गए दो ऑप्शन। अब ऑप्शन हो गए हमारे पास सबके पास, तो हमें कन्वेंशन लेना पड़ेगा, एक कन्वेंशन लेना पड़ेगा। और ज्यादातर कन्वेंशन किसके फेवर में आया, पॉजिटिव चार्ज के। तो सबने ये कहा कि जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज फ्लो करेगा, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने पे जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज फ्लो करेगा, वही डायरेक्शन कन्वेंशनल डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक करंट की। तो इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल। और ये डायरेक्शन कैसी कहलाती है, कन्वेंशनल। मतलब ये हमने एक कन्वेंशन लिया है, बाई कन्वेंशन में ऐसा माने।
इसके अलावा आप इलेक्ट्रॉन के फ्लो की डायरेक्शन, मतलब इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में फ्लो करते हैं उस डायरेक्शन को भी ले सकते हैं, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक करंट। इलेक्ट्रॉनिक करंट, तो इलेक्ट्रॉनिक करंट की डायरेक्शन आपसे पूछता है तो वो नेगेटिव से पॉजिटिव होगी, और कन्वेंशनल करंट हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव, और मोस्ट प्रोबेबली और ज्यादातर इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव यानी कि कन्वेंशनल करंट ही लिया जाता है। ओके, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। अब ये स्केलर क्वांटिटी है जबकि इट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। इलेक्ट्रिक करंट के पास दोनों मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, और आपने ये पढ़ा हुआ है 11th क्लास में कि जिन फिजिकल क्वांटिटीज के पास बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन हो उन्हें हम वेक्टर क्वांटिटीज कहते हैं। बट इलेक्ट्रिक करंट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बट स्टिल इट इज ए स्केलर क्वांटिटी बिकॉज इलेक्ट्रिक करंट डज नॉट ओबे वेक्टर लॉज। ये वेक्टर लॉज को ओबे नहीं करता। इट डज नॉट ओबे वेक्टर लॉज। क्यों? वेक्टर लॉज मतलब दो वेक्टर का हम रिजल्टेंट निकालते हैं, दो वेक्टर को हम ऐड करते हैं तो सिंपल एल्जेब्रिकली थोड़ी होता है। जैसे मान लो दो फोर्स हैं F1 और F2, ये वेक्टर है और ये किसी एक बॉडी पे लग रहे हैं लेकिन डायरेक्शन इनकी अलग अलग है, तो उस बॉडी के ऊपर नेट फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स आप क्या सिंपल F1 प्लस F2 कर देते हो? नहीं करते हो ना। ये तो तभी करते हैं जब दोनों फोर्स सेम डायरेक्शन में हो। इसके अलावा यदि अलग अलग डायरेक्शन में दो फोर्स लग रहे हैं तो नेट फोर्स आप सिंपल एडिशन कर कर नहीं निकाल सकते। तो आप किससे निकालते हो? अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर एंड सो ऑन, पैरेललोग्राम या ट्रायंगल ऑफ फैक्ट एडिशन से। लेकिन इलेक्ट्रिक करंट, मान लीजिए ये एक वायर है जिसमें 5 एम्पियर करंट है, ये दूसरी वायर है जिसमें 6 एम्पियर करंट है, इनको जोड़ दिया, और ये थर्ड वायर है जिसमें कोई करंट नहीं है, तो इन दोनों को इस वायर से जोड़ दिया तो इस वायर में टोटल करंट कितना आएगा? 5 प्लस 6 11 एम्पियर। यदि ये वेक्टर होता ना तो इनके बीच का एंगल भी लेते, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, सो फिर तो वेक्टर लॉ से करते हैं। लेकिन जब वेक्टर लॉ से निकालते हैं तो नेट उतना नहीं आता जो एक्चुअल है, तो इसलिए ये सिंपल एल्जेब्रिकली ऐड होता है, ये वेक्टर के लॉज को फॉलो नहीं करता, इसलिए ये एक डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड होते हुए भी ये एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, तो हमने इलेक्ट्रिक करंट के बारे में ये पढ़ा। अब मैं इलेक्ट्रिक करंट के आपको कुछ एक टाइप्स बताता हूँ जो हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रिक करंट की अलग अलग टाइप्स होती हैं, और इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी के ऊपर बेस होगा आगे जितना भी टॉपिक्स होंगे। करंट की अलग अलग टाइप्स होती है, जैसे उसके बारे में बात मैं कर रहा था। एक होता है जैसे स्टीडी करंट, ये पढ़ना बहुत जरूरी है, नहीं तो पता है इलेक्ट्रिक करंट के कॉन्सेप्ट आपको आगे हम एसी भी पढ़ेंगे, बहुत कुछ पढ़ेंगे, क्लियर नहीं होते। स्टीडी करंट, स्टीडी एक तरह से हम इसको यूनिफॉर्म करंट, कांस्टेंट करंट भी बोल सकते हैं। स्टीडी करंट का मतलब हुज मैग्नीट्यूड remains constant and direction also, तो जिसका मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। मैग्नीट्यूड सेम का मतलब करंट का मैग्नीट्यूड मतलब रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज सेम। देखो ये छोटी छोटी चीजें हैं, आप जब ईएम वेव्स पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जब आप पढ़ेंगे तो आपको ये चीजें ना बहुत क्लियर करनी जरूरी है, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में जब हम बात पढ़ते हैं कि बोले एक्सेलरेटेड चार्ज से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बनती है। एक्सेलरेटेड चार्ज जब होगा तो क्या करंट स्टीडी होगा? नहीं होगा। क्यों? स्टीडी करंट का मतलब क्या है? करंट की वैल्यू सेम, यानी कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज सेम। यानी कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज सेम का मतलब जो चार्ज है वो स्टीडीली फ्लो कर रहे हैं, स्टीडीली मतलब यूनिफॉर्म वेलोसिटी से फ्लो कर रहे हैं, तभी तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज सेम है। ठीक है, तो ये चीजें बहुत जरूरी है जानना। तो स्टीडी करंट जिसका मैग्नीट्यूड टाइम के साथ चेंज नहीं होगा, जैसे करंट इधर टाइम है तो टाइम के साथ उसका मैग्नीट्यूड क्या रहेगा? फिक्स रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। एक होता है डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट
करंट। डायरेक्ट करंट और एक स्टेडी करंट में हम क्या फर्क समझते हैं? डीसी करंट भी बोलते हैं इसको। देखिए डीसी करंट का मैग्नीट्यूड वेरी कर सकता है। देखिए इसमें मैग्नीट्यूड, ये करंट है, इधर टाइम है, तो करंट का मैग्नीट्यूड वेरी कर रहे हैं, बढ़ रहे, घट रहे, बढ़ रहे, घट रहे। जरूरी नहीं ऐसा ही हो, उसमें ऐसा भी हो सकता है कि जैसे करंट की वैल्यू कंटिन्यू चेंज हो रही हो, लेकिन डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही, वो एक ही पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं, तो हम उसे डायरेक्ट करंट या डीसी करंट कह सकते हैं। और एक होता है अल्टरनेटिंग करंट, जो अपने घरों में यूज होता है, एसी करंट। इसको तो हम डिटेल में पढ़ेंगे, हमारी एक यूनिट है, यूनिट नंबर 4 EMI एंड AC, उसमें पढ़ेंगे। इसके अंदर क्या होता है? अल्टरनेटिंग, इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों साइनसॉइडली चेंज होती है। मतलब इसमें करंट कैसा होता है? एक तरह से ऑसिलेटिंग करंट, जैसे ऑसिलेशन के अंदर डिस्प्लेसमेंट और वेरिएशन होता है ना, उस तरह से करंट की वैल्यू साइनसॉइडली चेंज होती रहती है और साथ में डायरेक्शन भी चेंज होती है। तो इस तरह के करंट को हम AC करंट बोलते हैं, अल्टरनेटिंग करंट बोलते हैं। मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन दोनों चेंज होती है, ठीक है। और भी कई तरह के होते हैं, जैसे ट्रांजिएंट करंट है। ट्रांजिएंट करंट जो टाइम के साथ ऐसे घट रहा है, इसमें एक्चुअली जैसी वोल्टेज वैसा करंट, ठीक है। तो ट्रांजिएंट करंट जिसमें टाइम के साथ करंट की वैल्यू गोज ऑन डिक्रीजिंग। सो दीज आर सम टाइप्स ऑफ करंट। नेक्स्ट में हम जो वीडियो हमारी होगी उसमें हम पढ़ेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो होगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ओके, नेक्स्ट टॉपिक हमारे करंट इलेक्ट्रिसिटी में ड्रिफ्ट वेलोसिटी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अच्छे से नोट करें और इसको अच्छे से आप लर्न करें। देखिए ये हमारे पास एक कंडक्टर है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कंडक्टर के अंदर इंसुलेटर के कंपैरेटिवली लार्ज नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स होते हैं, फ्री चार्ज कैरियर्स। सॉलिड कंडक्टर में वो फ्री चार्ज कैरियर्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री होते हैं। फ्री का मतलब, ये भी मैंने अपनी पिछली वीडियोस में बताया था आपको, फ्री इलेक्ट्रॉन का मतलब इनके अंदर, मेटल कंडक्टर्स के अंदर जो एटम्स होते हैं, वो एटम्स इन आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स को फ्री कर देते हैं। स्टेबिलिटी एक्वायर करने के लिए ये जो मेटल कंडक्टर के एटम्स है, आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स को फ्री कर देते हैं, और फ्री करने पे वो एटम्स जो है वो खुद क्या बन जाते हैं? पॉजिटिव आयंस। और सॉलिड के अंदर आयंस, जो एटम्स और आयंस होते हैं वो फिक्स्ड होते हैं, तो खुद इलेक्ट्रॉन लूज करके वो पॉजिटिव आयंस बन जाते हैं और दुनिया भर के फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। हर एटम 1 या 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है। तो लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के साथ साथ फ्री इलेक्ट्रॉन जो है, साथ साथ उसके पॉजिटिव आयंस भी उतने ही आते हैं। मतलब जैसे एक एटम है, एक एटम ने 1 इलेक्ट्रॉन को फ्री किया तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, और उतना ही इलेक्ट्रॉन पे जो फ्री हुआ है, तो टोटल चार्ज इनका मिला के 0 ही हुआ ना। मतलब कंडक्टर पे फ्री इलेक्ट्रॉन होते हुए भी टोटल चार्ज 0 होगा, और फिर भी ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं कि कोई कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है, डज इट मीन इट इज चार्ज? तो जरूरी नहीं, इट इज नॉट नेसेसरी कि वो चार्ज है। उसमें चार्ज कैरियर फ्री इलेक्ट्रॉन्स है और उतने ही पॉजिटिव आयंस है, तो टोटल चार्ज तो 0 ही हुआ। और जैसे हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे वो बाद की बात है। चलो पहले देखिए, अच्छे फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन द कंडक्टर। अब क्योंकि इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स के पास एनर्जी है, एक एनर्जी है जिसे हम क्या कहते हैं? थर्मल एनर्जी। उस थर्मल एनर्जी के कारण ये इलेक्ट्रॉन्स इधर उधर भटकते रहते हैं, इधर उधर भटकते रहते हैं, और भटकते हुए ये दूसरे एटम से और आयन से टकराते रहते हैं। तो ये इस तरह से टकराते रहते हैं, जैसे मान लो कोई बैंक्वेट हॉल है, एक बैंक्वेट हॉल में शादी में बहुत सारे लोग इकट्ठे हो रखे हैं, तो सब लोग उस बैंक्वेट हॉल के अंदर जब खाना लगता है तो एक स्टॉल पे गए, वहां उससे दूसरी पे गए, वहां से इधर आए, तो सब उस बैंक्वेट हॉल में इधर से उधर मूव तो कर रहे हैं, लेकिन बैंक्वेट हॉल से बाहर कोई नहीं जा रहा। मतलब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में लोगों का एक फ्लो नहीं हो रहा, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन फ्लो नहीं हो रहा। कोई भी पर्सन है, जैसे मान लो एक पर्सन है, प्लेट लेके इस स्टॉल पे गया, फिर इस स्टॉल पे गया, फिर इस पे, फिर वापस वहीं आ जाता। अब वो जहां से चला वापस वहीं आ गया, क्योंकि यहाँ पे 4 दोस्त खड़े होके खा रहे हैं,
बोला मेरी यार पूरी खत्म होगी, मैं जा रहा हूँ, वो जाता है लेने के लिए, ये लिया वो लिया और वापस वहीं आ गया। तो कोई भी ऑब्जेक्ट जहां से चला घूम फिर के वापस वहीं आ जाए तो हम क्या कहते हैं, एवरेज वेलोसिटी उसकी 0। तो इलेक्ट्रॉन्स का सेम यही होता है, जब तक कोई पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई नहीं किया जाता तो सभी इलेक्ट्रॉन्स कंडक्टर के अंदर फ्रीली ऐसे घूमते हैं जैसे बैंक्वेट हॉल में सारे जो रिलेटिव्स होते हैं वो सब इधर उधर घूम रहे होते हैं, लेकिन जाता कोई किधर नहीं, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। जस्ट लाइक द गैस molecules colliding in the container, colliding with each other with the walls of the container, but there is no overall flow of gas in a particular direction. उसके बाद जैसे पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया जाता है, ये पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया यूजिंग द बैटरी, इधर पॉजिटिव टर्मिनल इधर नेगेटिव टर्मिनल। पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करना उसी तरह से होता है जब लड़के का फादर और लड़की का फादर दबाव डालने लगता है कि भाई जल्दी करिए फेरों का टाइम हो रहा है, तो फटाफट कहने लगो जल्दी करो, चलो भाई चलो चलो, बैंड बैंड बजने लगते हैं और सब चलना शुरू कर देते हैं, सब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, किधर, बैंक्वेट हॉल से लड़की के घर वालों तक एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चलना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनके ऊपर क्या आ रहा है, एक प्रेशर, एक डिफरेंस। उधर से लड़की का फादर कह रहा है जी जल्दी आओ, इधर से लड़के का फादर कह रहा है चलो भाई चलो, तो एक डिफरेंस क्रिएट हो जाता है जिसके कारण सब चलना शुरू कर देते हैं। लेकिन चलते कोई भी एक पैटर्न में तब भी नहीं है, तब भी क्या करते हैं, नाचते वास्ते फिर भी इधर टकराए उधर टकराए, और टकरा लो कोई भी किधर कैसे टकरा लो, लेकिन ओवरऑल उन पे एक फोर्स लग रहा है जो उनको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में लेके जाएगा। तो ये इलेक्ट्रॉन जो है ना, जो पहले पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई हमने नहीं किया था, तो वो सभी कभी इधर जाके टकराया, कभी इधर टकराया, कभी इधर टकराया, फिर वापस वहीं आ गया। ओके, तो ये सभी फ्री इलेक्ट्रॉन्स अपनी एक थर्मल वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं। उनकी थर्मल वेलोसिटी मतलब बिफोर अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड, किसी की U1 है, किसी की U2 है एंड सो ऑन, इस तरह से। ओके, लेकिन जब पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर देते हैं तो सबके ऊपर एक नेट फोर्स लगता है जिसके कारण वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो करने लगते हैं। तो वो जो एवरेज वेलोसिटी होगी, जैसे फोर्स लगेगा इन पे एंड दे स्टार्ट फ्लोइंग इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन, हालांकि फ्लो करते वक्त वो कोलाइड करते हुए जा रहे हैं, लेकिन ओवरऑल उनका मोशन टर्मिनल की तरफ होगा, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। सो वो एवरेज वेलोसिटी जिससे ये सभी चार्ज कैरियर पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करेंगे, उस एवरेज वेलोसिटी को हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहेंगे। पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने से पहले सबकी एवरेज वेलोसिटी 0 है, क्योंकि दे आर मूविंग इन रैंडम मोशन, they are colliding with each other with atoms and ions. So average velocity before applying electric field, electric potential is 0, but field apply करने के बाद वो पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाएंगे। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, the average velocity with which free electrons get drifted towards positive terminal of cell or battery. Let m is mass of each electron, और E मान लीजिए हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया यूजिंग दिस सेल, E है इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड, तो फोर्स कितना लगेगा इसमें, E इंटू ई, भाई QE होता है ना फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड में, E इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रॉन पे कितना फोर्स लगेगा, QE, Q कितना है इलेक्ट्रॉन पे, माइनस E इंटू ई। ऑल्सो इस फोर्स की वजह से क्या आ जाएगा उसमें, एक्सेलरेशन, इस फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन, यहाँ पे A क्या है, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड, सो दिस इंप्लाइज m इंटू A, सो A इज इक्वल टू माइनस ई बाई m। देखिए ये एक्सेलरेशन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रिक फील्ड और चार्ज, अब ये तो कांस्टेंट है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन फिक्स, इलेक्ट्रॉन का चार्ज फिक्स और इलेक्ट्रिक फील्ड फिक्स, तो मैग्नीट्यूड तो इस एक्सेलरेशन का सभी इलेक्ट्रॉन के लिए सेम होगा।
तो जैसे हम फील्ड अप्लाई करेंगे तो सबके ऊपर फोर्स लगेगा जिसके कारण वो एक्सेलरेट होंगे। लेट u1 u2 and so on un be their initial thermal velocities before applying electric field, before applying potential difference। अब जैसा कि मैंने बताया कि पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने से पहले दे आर मूविंग रैंडमली, दे आर कोलाइडिंग विद ईच अदर विद एटम्स एंड आयंस। सो एवरेज क्या होगा, u1 प्लस u2 एंड सो ऑन प्लस un बाय n, इन सब का एवरेज क्या होगा, 0। अब जैसे एक इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं, ये वाला इलेक्ट्रॉन है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी u1 है, इसमें फोर्स लग रहा है, इसमें एक्सेलरेशन है, तो इसमें फोर्स लगेगा और ये एक्सेलरेट होगा। मैं इसको ना थोड़ा जूम करके आपको अलग से दिखाता हूं। ये जैसे एक इलेक्ट्रॉन है m मास, इसकी वेलोसिटी है u1, तो u1 वेलोसिटी तो बिफोर अप्लाइंग फील्ड था ना, जैसे फील्ड अप्लाई करेंगे इसमें फोर्स लगेगा और ये एक्सेलरेट होगा, और एक्सेलरेट होके इसकी वेलोसिटी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी, और जैसे ये कहीं टकराता है, टकराएगा तो तब भी, तो बिफोर जस्ट बिफोर कोलिजन मान लो इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, v1। देखिए फील्ड इधर अप्लाई कर रहे हैं, फील्ड तो हमने इधर अप्लाई किया, जैसे मान लो इधर किया है उधर किया जो भी है, और इलेक्ट्रॉन टकरा के इधर जा रहा था। यदि फील्ड अप्लाई नहीं करेंगे तो कोलिजन में वो स्ट्रेट लाइन पाथ में जाएगा, लेकिन जैसे फील्ड अप्लाई कर दिया तो कोलिजन के बाद वो सीधा ना जाके इस तरह से जाएगा यूं। देखो क्योंकि फोर्स लग रहा है ना, कोई चीज इधर मूव कर रही है, फोर्स लग रहा है तो उसकी डायरेक्शन बदल जाती है, तो ये कर्व्ड पाथ में जाएगा और फिर यहां टकरा जाएगा। मान लो टकराने से पहले उसकी वेलोसिटी जस्ट पहले कितनी हो गई थी, v1, तो यहां पर v1 कितना हो जाएगा, u प्लस a टा 1, v इक्वल टू यू प्लस ए टी से। यहाँ पे ये इनिशियल वेलोसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने से पहले, ये एक्सेलरेशन, ये फाइनल वेलोसिटी, और टा 1 क्या है, टाइम। कौन सा टाइम, यहां से लेके यहां कोलिजन हुआ था, उसके बाद यहां कोलिजन होता है, तो दो कोलिजन्स के बीच का टाइम है, इसे कहते हैं रिलैक्सेशन टाइम। यहां टकरा के चला था, यहां u1 वेलोसिटी थी, उसके बाद एक्सेलरेट होता गया यहाँ के v1 हो गई, तो यहां से लेके यहां तक का जो टाइम है ना, जिस टाइम के दौरान उसका कोलिजन नहीं हुआ, इसे कहते हैं रिलैक्सेशन टाइम। सिमिलरली दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए u2 प्लस a टा 2 एंड सो ऑन, nth के लिए क्या हो जाएगा, vn इज इक्वल टू un प्लस a टा n। यहां पर टा 1 टा 2 एंड सो ऑन टा n, ये क्या है, रिलैक्सेशन टाइम, मतलब दो कोलिजन्स के बीच का टाइम। आपने ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डेफिनेशन क्या बताई थी, एवरेज वेलोसिटी, जिससे वो हमने क्या बताया था, ड्रिफ्ट वेलोसिटी एवरेज, यानी कि इन सब का एवरेज निकाल लो, v1 प्लस v2 एंड सो ऑन vn बाय n। सो ड्रिफ्ट वेलोसिटी v1 क्या है, u1 प्लस a टा 1, v2 u2 प्लस a टा 2 एंड सो ऑन vn un प्लस a टा n डिवाइडेड बाय n। सो ड्रिफ्ट वेलोसिटी u1 प्लस u2 एंड सो ऑन प्लस un डिवाइडेड बाय n प्लस, इनमें सब में से a कॉमन ले लेंगे, टा 1 प्लस टा 2 एंड सो ऑन प्लस टा n बाय n। अब ये देखो, ये एवरेज थर्मल वेलोसिटी थी बिफोर कॉलिजन, ये तो जीरो है ना, तो vd इज इक्वल टू 0 प्लस a टा, ये तो जीरो है और a है, टा क्या है यहाँ पे, टा इज टा 1 प्लस टा 2 एंड सो ऑन टा n बाई n, मतलब सभी रिलैक्सेशन टाइम का एवरेज नहीं आ गया, टा 1 प्लस टा 2 प्लस टा n अपॉन n, तो ये आ गया, इसे हम कहेंगे एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, एवरेज
रिलैक्सेशन टाइम। और इस तरह से ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमारी आ गई, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज a इंटू टा, और a की वैल्यू ये है ही, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज माइनस ई बाई एम इंटू टा, माइनस ई बाई एम इंटू टा। ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन है। नेगेटिव साइन ये शो कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट ड्रिफ्ट कर रहे हैं। ठीक है, आप इसको अच्छे से करें, एक एक पॉइंट को समझे। कोई भी पॉइंट आपको समझ में नहीं आता है उसके लिए आप मुझे मैसेज करें, पूछें, और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ये करना ना भूलें। थैंक यू।